Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. The last topic of the chapter number 4 determinants is application of determinants and matrices. ठीक है, ज्यादा पार्ट आपको मैट्रिसेस का एप्लीकेशन लगेगा इसमें, बट उसको मैट्रिसेस चैप्टर में इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज डिटर्मिनेंट्स की भी जरूरत है, दोनों का मतलब कंबाइंड रोल है, राइट। तो वैसे तो देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे जगह पे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती हैं, स्पेशली कंप्यूटर्स में बहुत काम आती हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाना है तो कंप्यूटर को एक इनपुट दिया जाता है लैंग्वेज का, तो वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाली लैंग्वेज में दिया जाता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इस तरीके से उसको इनपुट देते हैं, तो वहां पे भी इसका एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है। इस चैप्टर में या हमारे कोर्स में हमको जो एप्लीकेशन सीखना है, दैट इज जो एप्लीकेशन हमको सीखना है वो एक ही एप्लीकेशन है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स, या फिर उनकी कंसिस्टेंसी चेक करना। एक ही मतलब टॉपिक तो एक ही है, उसके दो पार्ट्स हैं कुल मिला के, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स या फिर 3 वेरिएबल से अपने को डील करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, और उसमें भी फिर 2 वेरिएबल जो हमने क्लास 10th तक करी थी, 2 वेरिएबल हमने क्लास 10th तक करी थी, फॉर एग्जाम्पल लाइक 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 15, इस तरीके की इक्वेशंस करी थी। इसको हमने फिर 3 मेथड से सॉल्व भी किया था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 वेरिएबल में लेके जाए, ये तो 2 वेरिएबल्स में थी, 3 वेरिएबल में लेके जाए तो लाइक x प्लस 2x माइनस 3z इक्वल टू 16, और फिर एक और इक्वेशंस लिख लें हम, जैसे कि 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 9। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन। तो ये तो हो गई 2 वेरिएबल्स और ये हो गई 3 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स या फिर 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करना पहला पर्पस, या फिर सॉल्व ना करो तो इनकी कंसिस्टेंसी चेक करना। तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है वो भी देखेंगे, और सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि दो साइड मैंने, एक साइड 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस लिखी हैं, एक साइड मैंने 3 वेरिएबल्स में इक्वेशंस लिखी हैं। देखते हैं आपकी पुरानी नॉलेज चेक करते हैं क्लास 10th की, कौन सा ग्रुप जो है या कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सा सॉल्वेबल है? फर्स्ट वाला वाई, 2 इक्वेशंस है, बिकॉज इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमने रूल सीखा था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब लीनियर इक्वेशन सामने आई थी 10th क्लास में, हमने एक ही रूल सीखा था कि क्या, जितने जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस चाहिए साहब, उतनी इक्वेशंस चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तब तो वो सॉल्वेबल है, अदरवाइज फिर वो सॉल्वेबल नहीं है, और उसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है। अगर इक्वेशंस कम होती हैं तो फिर आंसर क्या होता है? फिर आप एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज डाल के इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम को सेटिस्फाई कर सकते हो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और जैसे ही अगर इक्वेशंस भी एक और दे दें, जैसे इसको एक इक्वेशन और दे देते हैं साहब, ये ले लो 10x माइनस वाई प्लस 6z इक्वल टू 13, 10x। ठीक है, लेटेस्ट से अगर इसको ऐसे दे देते हैं अपन, है ना, तो अब जितने इक्वेशंस उतनी, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस का सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तो अब ये सॉल्वेबल है। तो अब इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, आएगा, ये भी अभी भी पक्का नहीं है। कई बार क्या होता था, 2 इक्वेशंस होती थी, तो जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल्स वाली जो है हमारी क्राइटेरिया भी फुलफिल होता था, फिर भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता था। क्या आता था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था, नो आता था कि नहीं आता था? तो जितने इक्वेशंस उतनी वेरिएबल्स होने के बाद भी फिर कुछ भी हो सकता है, यूनिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है फिर तो 100% यूनिक सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। क्या आने वाला है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आने वाला है, या कुछ नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इस सिस्टम को सॉल्व करना या इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना हमारा टास्क है इस चैप्टर में। अब सबसे पहले ये बताओ कि चलो, सॉल्व करने का मतलब तो आप सब समझते हो, सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई, और यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई एंड जेड। यही होता है सॉल्व करने का मतलब। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसके अंदर छुपे हुए एक्स वाई जेड को ढूंढना, उसकी वैल्यू ढूंढना। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? सॉल्व करना तो आपको पता है क्या होता है सॉल्व करना, लेकिन हाउ टू चेक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक कैसे करें? चेक करना दूर की बात है, पहले बताओ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? तो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन निकलना, इस कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी देखो, अलग अलग सिचुएशंस में कंसिस्टेंसी के
के मायने बदल जाते हैं, कंसिस्टेंसी वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। जैसे सपोज करो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी की बात करें तो उसका उसका वहां पे मतलब क्या होगा कि रेगुलर परफॉर्मेंस देना, वो उसकी कंसिस्टेंसी होगी, राइट। समझ में आई है? और यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी का मतलब है सॉल्यूशंस आया कि नहीं आया, अगर आया तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे देखो पहली डेफिनेशन में ही लिखी हुई है, अभी अपन भी लिखेंगे वैसे, लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन वन भी हो सकता है, मोर भी हो सकते हैं, यानी यूनिक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, राइट। और ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या मान लेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट है। तो यानी कि अपन ने 10th क्लास में जो 3 केसेस सुने थे, सीखे थे, कौन कौन से, उसमें से कंसिस्टेंट वाले में कौन कौन से जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट। भाई एक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, और एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइट, लेकिन दोनों ही केस में आया तो सही, तो फिर उसको कह देंगे कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन किस में जाएगा, इनकंसिस्टेंट में जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है बच्चों? ओके, अब इतना कुछ लिख लेते हैं एक बार अपन, है ना। चलो नोट्स बनाते हैं, लिखिए। Matrices and determinants can be used to solve the system of linear equation of 2 or 3 variables। पहले तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में बता दीजिए। मतलब हमारे कोर्स में, वैसे तो और जगह भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे कोर्स में जो है एप्लीकेशन, उसकी बात करें। Matrices and determinants can be used for what? To solve the system of linear equations in 2 or 3 variables. In 2 or हाँ, ये बात भी है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। अब लेकिन हम हमारे कोर्स पे सीमित है, तो अभी अपन आगे चल के सीखने वाले हैं कि जब 2 वेरिएबल्स होगा ना बेटा, तो वी विल गेट ए 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। एंड जब 3 वेरिएबल होगा ना, तो विल गेट ए 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर इसलिए हमारे कोर्स में 3 by 3 मैट्रिक्स तक ही सीमित है हमारा जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का चैप्टर है, इसीलिए फिर मैंने इसको सीमित करके 2 और 3 वेरिएबल से लिख दिया। हालांकि अगर हम आगे का डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, लेट अस से 4 by 4 का भी डिटरमिनेंट हम निकालना जानते हैं, अगर हमारे कोर्स में है, तो फिर 4 वेरिएबल के भी सोल्व करना आप सीख जाओगे। ओके, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सर कैसे। ये तो सारी गणित हो गई कि इस काम में आएगा, ये होगा तो कंसिस्टेंट होगा, ये होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हो, इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हो। तो हाउ कैन वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विदाउट यूजिंग बेसिक मेथड्स लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन सबको बिना यूज किए कैसे आप वैल्यू निकालोगे एक्स वाई जेड की, हाउ। तो अब सीखते हैं हाउ। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पहला इसमें जो सेक्शन होगा, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन बनेगा कंसिस्टेंसी चेक करना, दूसरा क्वेश्चन बनेगा सॉल्व करना। तो पहला सेक्शन होगा कंसिस्टेंसी चेक करना, जो अभी हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, वो है टू चेक द कंसिस्टेंसी। ठीक है, और फिर कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो 3 बातें हो सकती हैं, या तो यूनिक, या नो, या मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस वहां पे भी 10th में हमने सीखा था कि सॉल्वेबल तभी होता है जब यूनिक हो, जब नो और मैनी हो तो सॉल्वेबल नहीं होता है। यहाँ पे भी अपन यही सीखेंगे कि यूनिक होगा तो फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, वी विल स्टिक टू आवर सॉल्यूशंस टू कंसिस्टेंसी ओनली, राइट। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हाईएस्ट वैसे 4 मार्कर आएगा, तो 4 मार्कर में 2 क्वेश्चन वैसे चांसेस कम है, बट आ जाए कि कंसिस्टेंसी भी चेक करो और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद फिर सॉल्व भी करो। तो हालांकि ऐसा मत समझो कि 2 काम होंगे आपके, क्योंकि जो काम अपने को कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए करने होंगे, उनमें से 50% काम अपने को सोल्व करने के लिए भी करने होंगे। तो ऐसा मत सोचो कि डबल क्वेश्चन होगा। तो पूरे पूरे चांसेस है कि दोनों क्वेश्चन मिक्स में आ जाए अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो। इज दिस क्लियर? तो अब पहला पोर्शन चल रहा है हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी। तो फॉर दिस इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज टू बी अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है बच्चे, उसको अरेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म कुछ ऐसी दिखाई देनी चाहिए, ए एक्स इक्वल टू बी। मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म लिखो उल्टा, मैट्रिक्स फॉर्म भी मत लिखो, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म इन द
मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म एज फॉलोज। Matrix equation form as follows. For this, the given system of linear equations has to be arranged in the matrix equation form as follows. जो भी आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और एक मैट्रिक्स इक्वेशन पैदा करेंगे। कैसी? ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की। कैसी? ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की मैट्रिक्स इक्वेशन पैदा करेंगे। अब यहाँ पे डाउट है कि सर ए मैट्रिक्स में क्या लेंगे, एक्स मैट्रिक्स में क्या लेंगे और बी मैट्रिक्स में क्या लेंगे, ये अपना डाउट है। ओके, तो डाउट को पूरा करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं डाउट को। तो देखो वैसे तो दिया हुआ है, अभी मैं करके ही बताऊंगा, तो एक बार लिख लो। चलो, वेयर क्या लिखा हुआ है देखो, वेयर ए इज द, दिख रहा है अभी, वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे ए तो बनेगी मेरी वो स्क्वायर मैट्रिक्स, whose elements are the, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, coefficients of the variable terms of the given equations, whose elements are the coefficients of the variable terms of the given equations. Where A is the square matrix whose elements are the coefficients of the variable terms of the given equations. गिवन इक्वेशंस के, अब कोई भी इक्वेशंस लेंगे अपन, जैसे 2 वेरिएबल में ले, जैसे 3 वेरिएबल में ले, दो कंपोनेंट होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स, एक तो होता है वेरिएबल टर्म्स, एक होते हैं कांस्टेंट टर्म्स, है ना। जैसे 2 वेरिएबल में लें तो एक्स एंड वाई वाली टर्म तो वेरिएबल टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म एक आई जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर 3 वेरिएबल्स लें तो अब की बार एक्स वाई जेड वेरिएबल्स तो क्या बनेंगे मेरे, वेरिएबल टर्म्स बनेंगे, और अगेन एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी इसमें। ऐसा थोड़ा नहीं कि एक जेड वेरिएबल बढ़ गया तो कांस्टेंट टर्म खा जाएंगे, वो तो फिर भी आएगी। और इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी क्या बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। राइट, नींद आ रही है क्या, आंखों में दर्द हो रहा है, मुंह धो के आ जाओ। ठीक है, ओके फाइन। तो ए मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे वेरिएबल टर्म्स की बात करी हमने, ए एक्स प्लस बी वाई 2 वेरिएबल के केस में और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड 3 वेरिएबल के केस में, उसके कोएफिशिएंट्स आएंगे। कोएफिशिएंट मतलब ए बी सी, क्या आएंगे, ए बी सी। इससे 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3/3 की क्यों बनेगी, क्योंकि ए बी सी 3 लोग हैं और इक्वेशंस भी 1 2 3 है। और 2/2 में कैसे बनेगी, ए एंड बी दो ही कोएफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल टर्म्स के, इक्वेशंस भी दो ही होंगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर 2 वेरिएबल की बात होगी तो तीसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, वी विल नीड ओनली 2 इक्वेशंस, वो दो ही देगा। और अगर 3 वेरिएबल्स की बात है तो उसको तीसरी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो कंसिस्टेंसी चेक करना या सॉल्व करने की क्राइटेरिया कोई पार नहीं कर पा रहा है। ओके, समझ आई बात। अच्छा, आपको पता है 3 वेरिएबल की इक्वेशन किसकी होती है, अच्छा 2 वेरिएबल की इक्वेशन किसकी होती है, 10th क्लास में सीखा था हमने। एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, लेट अस से 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये किस चीज की इक्वेशन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन। भाई इस इक्वेशन को उठा के और ग्राफ के आईने में देखोगे तो कैसी दिखाई देगी, लंबी लाइन की तरह दिखाई देगी। ठीक है, अब 3 वेरिएबल की बात करते हैं। कोई भी 3 वेरिएबल में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की बात कर, नॉट क्वाड्रेटिक एंड ऑल। इसको ग्राफ में जाके आईने में देखोगे तो ये वहां कैसा दिखाई देगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या गेस करो। नहीं आता है तो कोई गलती नहीं आपकी, क्योंकि आपने आज तक सीखा ही नहीं, इस साल सीखने वाले हो, इस साल तो आएंगे, भरमार हो गया अभी तो सेकंड बुक में, बट गेस करो देखें। हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन होता है प्लेन, 2D कार्टेशियन प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। देखो एक वेरिएबल बढ़ गया ना तो स्ट्रेट लाइन का एक डायमेंशन भी बढ़ गया। 0 डायमेंशनल चीज क्या होती है,
जीरो डायमेंशनल चीज क्या होती है? जीरो डी होता है पॉइंट, एक पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एरिया वॉल्यूम कुछ नहीं होता एक पॉइंट का। वन डायमेंशनल चीज क्या होती है? लाइन, लाइन की एक ही डायमेंशन होती है जैसे लंबाई। टू डायमेंशनल चीज क्या होती है? प्लेन। और थ्री डायमेंशनल चीज क्या होती है? स्पेस, स्पेस। ठीक है, क्लियर है? तो जब टू वेरिएबल आ रहे थे, जब टू वेरिएबल आ रहे थे तो एक कदम पीछे चलो भाई। जब टू वेरिएबल आ रहे थे तो इसका ग्राफ एक प्लेन होगा, तो प्लेन अगर ग्राफ है तो सॉल्यूशन लाइन होगा भाई। टू डायमेंशन को बनाओगे प्लेन में, ठीक है। जब थ्री डायमेंशनल होगा तो इसका ग्राफ बनेगा स्पेस में और इसका सॉल्यूशन एक प्लेन होगा। ओके, ठीक है। और वैसे थ्री डी आने वाली है आपकी, सब डिस्कस होगा वहां पे डिटेल में, बट थोड़ा सा अभी अपन कर रहे हैं क्योंकि थ्री डायमेंशनल थ्री वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये प्लेन है जिसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो ए मैट्रिक्स में क्या आएगा वो पता चल गया। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, 9 एलिमेंट्स होंगे या 4 एलिमेंट्स होंगे, वो वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स होंगे, राइट। और बी मैट्रिक्स के अंदर कांस्टेंट्स आएंगे। ए और बी दो मैट्रिक्स तो मानिए आपने, बी मैट्रिक्स के अंदर क्या आएंगे? कांस्टेंट्स। बी इज द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब अगर 2 by 2 की इक्वेशन, 2 by 2 का सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, मतलब टू वेरिएबल्स हैं, तो मुझे बताओ बी मैट्रिक्स। अब देखो बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, याद रखना। बी इज द मैट्रिक्स लिखा है मैंने, है ना। कितने बाय कितने की बनेगी? या तो 2 by 1 या नहीं, टू, अगर 2 by 2 हो तो 2 by 2 हो तो दो ही कांस्टेंट टर्म से, तो 2 by 1 बन सकती है, 1 by 2 बन सकती है, बनेगी कैसे वो तो भी देखेंगे। और अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो 3 by 1 या फिर 1 by 3। ओके, एक्स में क्या आएगा? अब एक्स मिसिंग है, तो एक्स में आएंगे साहब हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड ऑल दैट। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो अगेन 2 by 1 या 1 by 2 में एक्स एंड वाई एलिमेंट्स, और अगर तीन वेरिएबल हैं तो 1 by 3 या 3 by 1 एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो एक्स में क्या आएगा वो भी लिख दीजिए फिर एक बार। एंड एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 1 और 3 by 1 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वैसे तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर फिक्स है, 2 by 1 और 3 by 1 ही होता है, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट? 2 by 1 और 3 by 1, 2 by 1 और 3 by 1 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स दो हैं तो 2 by 1, वेरिएबल्स 3 है तो 3 by 1। यूज्ड इन द गिवन इक्वेशन, वो वेरिएबल्स जो कि इक्वेशंस में यूज हुए हैं, यूज्ड इन द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, ओके। ये तो हो गई मैट्रिक्स की बात। अब इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? वेरिएबल्स इटसेल्फ, खुद वेरिएबल्स ही एलिमेंट्स बनेंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। या लिखिए यहां तक, whose elements are the variables itself variables are contained in this matrix, whether it be 2 by 1 or 3 by 1 x y z। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन हमने लिखी थी, एक थ्री वेरिएबल की इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स कवर हो गए क्या। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशंस, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x + 3y - z = 6। ठीक है, तो देखो इसके ये तीन भाई साहब तो कवर हो गए ए मैट्रिक्स, ये तीन भाई साहब कवर हो गए किसमें? मैट्रिक्स है। इसके ये तीन भाई साहब कवर हो गए बी मैट्रिक्स, नहीं एक्स मैट्रिक्स में। सॉरी गलत किया है, एक मिनट फिर से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 3x + 2y - 5z ले लो = 6। तो ये तीन भाई साहब तो कवर हो गए किसमें? ए मैट्रिक्स। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड कवर होगा एक्स मैट्रिक्स में, एक्स मैट्रिक्स में। और अकेला वो किधर जाएगा? अकेला वो जाएगा बी मैट्रिक्स। तो ये सिस्टम फॉलो करना है, ध्यान में होना चाहिए। जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन
A मैट्रिक्स जो खुद वेरिएबल है दैट विल बी इंक्लूडेड इन X मैट्रिक्स एंड द कांस्टेंट टर्म्स विल बी इंक्लूडेड इन B। तो इक्वेशन के सारे कंपोनेंट्स कवर हो गए, कुछ नहीं छोड़ा। ओके, अब नेक्स्ट चीज आती है कि सर ये तो हो गया सेट करना, भाई ऐसे ऐसे सेट कर देना। अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले कंसिस्टेंसी के बारे में पिछले साल का रिवाइज कराएंगे, पिछले से पिछले साल का 10वीं क्लास का रिवाइज कराएंगे, और फिर देखेंगे कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन पॉसिबली हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये पिछले साल का रिवीजन चल रहा है 10th क्लास का, कि कितने तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं बेटा? तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस में लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, याद है? नो सॉल्यूशन में क्या होता था? लाइंस पैरेलल होती थी, याद है? और इसमें लाइंस कोइंसिडेंट होती थी, याद है? ओके, टू वेरिएबल की बात हो रही। थ्री वेरिएबल में क्या होगा? इस साल 3D में सीख लोगे आप कि थ्री वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन हो तो एक्चुअली क्या होगा? प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो सब आप इस साल 3D में सीखेंगे। ठीक है, अब इन तीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। नाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be consistent if its solution exists. If its solution exists, either one solution or many solutions. If its solution exists, either one or many. If its solution exists, either one or many. And it is said to be inconsistent if its solution does not exist. अगर exist ही नहीं करे यानी no solution का केस है तो उसको inconsistent माना गया। कंसिस्टेंसी चेक तो तभी कर सकते हो ना जब आपको पता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। बोलो, सही बात है ना? तो पहले तो मतलब सीख लिया हमने कि ये कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंसिस्टेंट तो तब हो जाता है जब एग्जिस्ट करे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना चाहिए प्रैक्टिकली, तब तो वन या फिर मैनी कैसा भी सॉल्यूशन हो होना चाहिए, तब तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। और है ही नहीं साहब, सॉल्यूशन ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो नो सॉल्यूशन इज द ओनली केस फॉर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी इनकंसिस्टेंट। ओके बेटा, चलते हैं आगे। तो एक चार्ट बना लेते हैं हम। वैसे तो ये स्टेटमेंट से क्लियर है सारी बातें, बट फिर भी टू कवर अप द नोट्स एक चार्ट बनाया हुआ इसके बाद, लाइक दिस। कंसिस्टेंसी, या तो कंसिस्टेंसी आंसर देगी कंसिस्टेंट का या फिर इनकंसिस्टेंट का। और कंसिस्टेंट में भी फिर दो केस बनेंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट में एक ही केस बनेगा, क्या? नो सॉल्यूशन। ये चार्ट ड्रॉ कर, फाइन। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्लियर है। कंसिस्टेंट में दो बातें होंगी, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में एक ही बात होती है, क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चले। अब अभी तक भी कंसिस्टेंसी चेक होने की बात नहीं हुई है। अभी तो कंसिस्टेंसी कौन कौन सी हैं, केसेस क्या क्या है, उसकी बात हुई है।
तो अभी तक भी मैं कह सकता हूं कि ये बातें भी हम जानते ही थे, बस रिवाइज ही किया हमने ना। अब बात करते हैं कि सर बताओ, बताना शुरू करते हैं। तो देखो वहां तक तो हमने कर लिया कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, हो गया यहां तक। ओके, हाउ टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग मैट्रिसेस, द मेन टॉपिक लिखो, हाउ टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग मैट्रिक्स, या हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी आ गई एक तरीके से। नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा अभी तीन में से कौन सा यूनिक है, कि नो है, कि आपका मैनी है, तो उससे पता चल जाएगा ना कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। हाउ टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग मैट्रिसेस। Suppose we are given a system of linear equations containing two equations in two variables or three equations in three variables. या तो two equations in two variables मिलेंगे, और या फिर three equations in three variables मिलेंगे। फोर equations in four variables तो कोर्स में ही नहीं है। इसमें कंपटीशन किस लेवल का वो बताओ। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। ट्वेल्थ का कोर्स आएगा ना, 3D है ना आपके कोर्स में। नहीं, 4x4 नहीं, ट्वेल्थ लेवल आएगा, कोई भी एंट्रेंस होगा ना, कोई भी, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन के भी जो एंट्रेंस होते हैं ना, लाइक एमबीए के, मैक्सिमम तो ट्वेल्थ बता रहा हूँ मैं, कभी थोड़ा बहुत 11th का भी रोल रहता है ना। तो किसी भी एंट्रेंस में आपका ट्वेल्थ तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। और फिर वो जो पीजी कोर्सेस होते हैं वो उसमें ग्रेजुएशन का पार्ट रहता है, वो एक अलग बात। तभी तो कहते हैं कि स्कूलिंग जो एजुकेशन होती है ना, देट प्लेज द वाइटल रोल इन योर कैरियर। आप स्कूल में कितना अच्छे थे ना, उससे डिसाइड होता है कि आप कितनी जल्दी सक्सेसफुल बने। नहीं तो फिर क्या होता है, स्कूलिंग में अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हो या अच्छे नहीं होते हो, तो फिर आपको जब आप, क्या होता है स्कूल में तो बच्चे होते हैं, तो इंपॉर्टेंस पता नहीं होती कि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या ठीक है पास तो हो ही जाते हैं। फिर जब अपन प्रैक्टिकल लाइफ में कूदते हैं ना, और फिर देखते हैं कि यार अभी तो अब आपको स्कूलिंग पढ़नी पड़ेगी, तो फिर आप क्या करते हो, वापस स्कूलिंग का रिवीजन करते हो। और कई बार बच्चे फिर वो कर भी लेते हैं, करके वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट टाइम तो वेस्ट हुआ। तो इससे अच्छा स्कूलिंग में ही ध्यान दे लें, तो वो टाइम वहां बचेगा ना। ओके, सपोज वी आर गिवन ए, यहां तक लिख लिया सभी ने, कि टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन हो, या थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स गिवन हो, तो आगे क्या होगा देखते हैं। तो सपोज फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, तो एक एल्गोरिथम सेट किया बेटा हम लोगों ने इसका। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। एक प्रोसेस सेट किया है, जिसमें स्टेप नंबर 1 है, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म as follows. Matrix equation form as follows. ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म एज फॉलोस। और मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म क्या होगी, चाहे से 2x2 हो चाहे से 3x3 हो, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म तो सेम ही रहेगी, Ax इक्वल टू बी, वेयर matrix A is a square matrix of order 2 or 3 containing the coefficients of the variable terms। ठीक है, और x और b में क्या आएगा वो पहले लिख चुके हैं अपन, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बेटा, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए 90% रोल आपका मैट्रिक्स ए करेगा। तो एक्स और बी का इस तरह चर्चा नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर उनका रोल रहेगा। आपकी ए मैट्रिक्स तैयार है साहब, या तो 2x2 की या 3x3 की। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट ए मैट्रिक्स। सो कैलकुलेट डिटरमिनेंट ए, कैलकुलेट डिटरमिनेंट ए लिखो। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट डिटरमिनेंट ए। अब दो बातें होंगी,
अगर डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट कर लिया तो या तो वो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। अगर वो नॉन जीरो है, अगर वो नॉन जीरो है, दैट मींस मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, देखो डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट किया तो या तो वो नॉन जीरो आएगा या जीरो आएगा। जीरो आएगा उसको एक बार साइड में रखो, बात करते हैं अगर वो नॉन जीरो हुआ तो क्या हुआ। अगर वो नॉन जीरो हुआ तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो अपन पीछे भी सीख के आए। और याद रखना जब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक यू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन से तो दैट मींस यू आर कंसिस्टेंट। सुनो मेरी बात, अभी अपन कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी अपन उन तीन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि कब तो यूनिक आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा, कब नो सॉल्यूशन आएगा। एक बार वो पता चल जाएगा तो कंसिस्टेंसी वैसे पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन तीन है अभी आपके पास, दो नहीं है, याद रखना। ऑप्शन कितने हैं? तीन, यूनिक, नो और वो। ठीक है, तो अगर कुल मिला के अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है, इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं। ठीक है, तो कहां तक लिखा? इट इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, एंड यू विल स्टॉप योर प्रोसेस। प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर दोगे। भाई पता चल गया ना यूनिक सॉल्यूशन है, तो फिर आगे का क्या सोचना। ठीक है, प्रोसेस स्टॉप्ड। और अगर कंसिस्टेंसी पूछ ले तो बता देना ये भाई यूनिक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए। सेकंड इसके आगे लिखो, बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो देन ए इज सिंगुलर, देन ए इज सिंगुलर, और ए सिंगुलर है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये केस होता है तब आपको स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है, अदरवाइज आपका प्रोसेस स्टेप नंबर 2 पे ही स्टॉप हो जाता है। प्रोसेस स्टॉप लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है। बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन वी विल कम टू द कंक्लूजन कि ए जो है सिंगुलर है। वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट ए इज सिंगुलर, एंड इफ ए इज सिंगुलर तो उसका फर्दर कंक्लूजन आएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो अब आपको फिर क्या करना है, फिर स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। समझ आई बात? नहीं तो स्टेप नंबर 3 तक बात नहीं जाएगी, आपका प्रोसेस एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब इसका एक चार्ट फॉर्म में भी देख लेंगे, तो देन वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है वो देखो। ओके फाइन, तो स्टेप नंबर 3 है, अगर ऐसा हो जाए तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करो। स्टेप नंबर 3 है, अब आप ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। कोई बात नहीं, ए अगर सिंगुलर भी आ गई तो भी एडजॉइंट तो निकल सकता है, एडजॉइंट तो किसी का भी निकल सकता है ना। इनवर्स नहीं निकल सकता है, एडजॉइंट तो निकल सकता है। सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए लिखो। थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, एंड फोर्थ स्टेप, दोनों स्टेप लगातार लिख लो। फोर्थ स्टेप इज टू फाइंड द मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी। Find adjoint of A into B. Third step is to find the adjoint of A. Fourth step is to find the adjoint of A into B matrix, and a product of adjoint A and B. Okay. यहां तक हो गया? आगे बढ़ने से पहले ख्याल आया मेरे माइंड में, उसको डिस्कस पहले कर लेना चाहिए या आपकी तरफ से क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। देखो बेटा, मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं लेटस से, थ्री वेरिएबल में। ठीक है, तीन इक्वेशंस है मेरे पास थ्री वेरिएबल में। तो हमने क्या डिसाइड किया कि वी विल कीप ए मैट्रिक्स एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या क्या आएगा बोलो। हाँ, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स 3 by 3 मैट्रिक्स। और उसके बाद फिर हम बी में क्या रखेंगे, एक्स में क्या रखेंगे, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी की बात हुई थी। एक्स विल बी ए 3 by 1 मैट्रिक्स, एक्स वाई, and we will keep the constant terms in B matrix.
तो हमने ये तो चेक किया ही नहीं कि ऐसा करने से ये इक्वेशंस बन भी जाती हैं कि नहीं बन जाती, या फिर इससे ये इक्वेशन बनती है। इक्वेशंस को कैसे तोड़ के ऐसे सेट कर लिया भाई, 3/3 में क्यों बनी है, 3/1 में क्यों बनी है, और ये 3/1 में क्यों बनी। तो एक बार ये देख लेते हैं मोटा मोटा। देखो बेटा, हमने क्या सेट किया था कि ए एक्स इक्वल टू बी रखना है, अपने को रखना है। तो ए मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेबल है, 3 और 3 क्रॉस मैच हो गया। तो अब मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3/1 की बनेगी, तो इक्वल टू बी लिख रहे हैं ना, तो देखो 3/1 की बन रही है पहली चीज। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2y प्लस 7z, और इक्वेट करेंगे b से, तो b के पहले एलिमेंट से इक्वेट हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10। तो देखो पहली इक्वेशन तैयार है, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2x प्लस y माइनस 6z, और इक्वेट करेंगे सेकेंड एलिमेंट से 20 से, लाइकवाइज थर्ड। तो ये इक्वेशन ब्रेक करने का तरीका समझ आया सबको? ठीक है, तो अब कहां पे अपन ने पॉज किया था कंसिस्टेंसी के प्रोसेस को? हाँ जी, यहां तक हो गया, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं ना जब, तो एक मैट्रिक्स होती है वो, अगेन वो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी। तो हमेशा हम बात करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि नहीं हो, जैसे अपन ने अभी क्या निकाला था, डिटरमिनेंट निकाला था, तो वो भी अपन ने क्या सोचा था कि जीरो नहीं हो। तो सिमिलरली इसमें भी क्या सोचा जाता है, पहले वो केस कंसीडर किया जाता है कि ओ नहीं हो, नल मैट्रिक्स नहीं हो। तो अगर नल मैट्रिक्स नहीं है देन यू विल गेट ए नो सॉल्यूशन, और आपका प्रोसेस यहां स्टॉप हो जाएगा। लिखो, लिख लिया यहां तक? इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू, ये जीरो नहीं है याद रखना, इट इज ओ, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, तो अगेन आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर एज नो सॉल्यूशन। अब सबको ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर ये ओ हो जाएगा तो शायद तीसरा केस बन जाएगा, बट फिर भी ऐसा नहीं। ठीक है, अब बढ़ो आगे। फिफ्थ स्टेप इज कि अगर ऐसा हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी अब नल मैट्रिक्स आ गई, but if adjoint of A into B is a null matrix, लिखो, but if adjoint of A into B is a null matrix, तो आपको फर्दर आगे कुछ नहीं करना, बट आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, या तो नो सॉल्यूशंस और या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और प्रोसेस स्टॉप्ड। नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, and the process stops here. ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद ये नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, उसको ढूंढना हमारे बस की बात नहीं है यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सो इसके आगे की बात हम बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंसी भी फिर नहीं पता पड़ पाती है, क्योंकि नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में कंसिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, नाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और डेटा से इनसफिशिएंट है आगे का ये पता लगने के लिए कि क्या है इन दोनों में से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है क्या बच्चे? चलो, तो अब एक इसका एल्गोरिथम का एक चार्ट अगर अपन तैयार करें तो कैसे तैयार करेंगे, देखो हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी में, या फिर यूं कहूं, मैट्रिक्स ए का फॉर्मेशन करेंगे, मैट्रिक्स ए का फॉर्मेशन करेंगे, या मैट्रिक्स ए एक्स एंड बी, तीन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट? यही करोगे, चाहे ऐसे इक्वेशन ना लिखें एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन लिखना तो सॉल्यूशन निकालने का पार्ट है ना। अभी आप तीन मैट्रिसेस तो आपको बनानी पड़ेगी ए एक्स की, हालांकि एक्स का रोल नहीं है, ए और बी का रोल है, बट तीनों मैट्रिसेस बना ली। ओके, फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकंड स्टेप क्या होता है बोलो? टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज द सेकंड स्टेप, बोलो। थर्ड स्टेप बताओ, बिना देखे बताओ। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तब यहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और प्रोसेस स्टॉप। अब वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता है आपको, है ना, प्रोसेस स्टॉप। आप तो बस तीन में से पता कर लो यूनिक है कि नो है। लेकिन अगर ये वाला केस हुआ, इन केस ये वाला केस हुआ, तो फिर आप
अगला स्टेप फॉलो करोगे, स्टेप नंबर 3, विच इज टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, एंड द फोर्थ स्टेप विल बी टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ठीक बात। अब यहां से अगेन दो केसेस बन सकते हैं कि या तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ओ, और या फिर इज नॉट इक्वल टू ओ। अगेन हम नॉट इक्वल टू ओ को प्रेफर करेंगे। अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है तो आप प्रोसेस स्टॉप करके लिख दोगे। प्रोसेस स्टॉप तो खैर उसमें भी है, इसमें भी है, नो सॉल्यूशन एंड प्रोसेस स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप। और अगर वो जीरो आ जाता, मतलब ओ आ जाता है, सॉरी, तो अब हमको पता नहीं है साहब, नो भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। हालांकि प्रोसेस तो यहाँ पे भी स्टॉप हो जाता है, नो और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, प्रोसेस स्टॉप। ड्रॉ द चार्ट, ड्रॉ दिस चार्ट। अगर आप रिवीजन करने के हिसाब से ये चार्ट भी पढ़ के चले जाएं तो भी काम हो जाएगा, राइट। हो गया यहां तक? ठीक है, हो गया यहां तक? ओके, ठीक है साहब। तो ये आपका एक्सरसाइज का एक पोर्शन कवर होता है, हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी। अब सेकंड पोर्शन क्या है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, तो नोट्स आज लिख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज कल करेंगे। इसके भी नोट्स तो लिख लो। हाउ टू चेक द सॉल्यूशंस, यहां तक हो गया हमारा काम। हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, पहली और फॉरमोस्ट लाइन ही ये दे रखी है कि हमको सॉल्यूशंस तभी निकालने हैं जब यूनिक हैं, और वैसे तो निकाल ही नहीं सकते ना, निकाल भी तो नहीं सकते वैसे, नो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, या मेनी सॉल्यूशंस कैसे? तो फिर इनफाइनाइट है, सारे निकाल थोड़ा सकते हैं। और अगर सारे नहीं, आपको सर दो तीन तो निकालने, अरे तो दो तीन तो फिर वैसे ही निकाल लें, कुछ भी एक्स मान ले, कुछ भी वाई मान ले, कुछ भी जेड मान ले, एलएचएस आरएचएस इक्वेट करवा दे। ठीक है, एक्स और वाई अपनी मर्जी से मान लो, जेड उसके हिसाब से निकाल लो, तो फिर उसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की क्या हेल्प है। ठीक है, तो वी आर सपोज टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द system of linear equations only if it follows, only if it follows यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम ले लो। इसके लिए क्या करना है, आधा एल्गोरिथम तो सेम है, जैसे आपको मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है तो वो काम आप पहले ही कर चुके हो कंसिस्टेंसी चेक करने के हिसाब से। ठीक है ना? ओके, फॉर दिस, इसके लिए the system of linear equations has to be represented in the above said matrix equation form as follows। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ऊपर बताया गया मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में सेट कर दो। अब एक्चुअली वो मैट्रिक्स इक्वेशन काम में आने वाली है, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म एज फॉलोज। एंड व्हाट वाज दैट फॉर्म, ए एक्स इक्वल टू बी, यही फॉर्म थी, बोलो। हाँ, for this the system of linear equations has to be arranged, has to be represented in the above set matrix equation form as follows: ax equal to b,
ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी। अब सुनो, अब आपको इसमें से क्या निकालना है, सोचो जरा। आपके पास ए तो है ना बेटा, आपके पास बी भी तो है ना, आपकी टारगेट क्या है, एक्स निकालना। और अभी अपन पिछली एक्सरसाइज में प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई के इक्वेशंस करके आए हैं और हम सीख चुके हैं कि कैसे हम इक्वेशंस में कैसे चीजों को उधर भेजते हैं। इक्वेशंस में भेजने का तरीका एक ही होता है, या तो किसी से प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई। अब आप खुद सोचो, आपको एक्स रखना है, ए को भगाना है, तो प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स कर दूं, और ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई, और आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और उधर भी प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई ना इनवर्स इंटू। पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ए एक्स है, तो ए एक्स के बाद अगर अपन ए इनवर्स लगा भी दें तो एक्स इंटू ए इनवर्स कुछ मिलेगा ही नहीं। इक्वेशन में कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि एलएचएस में करके छोड़ दें, आरएचएस में नहीं करें। मान लो अपन लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो ऐसा हो सकता था क्या भाई, सपोज करो मेरे पास है 2x प्लस 3 इक्वल टू 10, तो मैं इधर तो प्लस 5 कर दूं और उसको 10 ही रहने दूं, या इधर इंटू 5 कर दूं इस एलएचएस को और उधर 10 ही रहने दूं। पॉसिबल ही नहीं है ना। इक्वेशन में जो भी किया जाता है बेटा, एलएचएस आरएचएस में किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए, लिखो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, we will get what, we will get this a inverse into a, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i होता है, तो मैंने लिख दिया आई एक्स, मैंने क्या लिख दिया आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, देन क्या किया, i इंटू एक्स क्या होता है, x होता है, इसका भी रीजन लिख दो, बिकॉज i into x, I multiplied by any matrix gives the same matrix, it does not change the identity of that matrix, तभी तो इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो i इंटू एक्स क्या हो गया, i हो गया, ओ x हो गया सॉरी, और x की वैल्यू फाइनली है मेरे पास, फाइनली a इनवर्स इक्वल टू b। दैट मीन्स x की वैल्यू निकालने के लिए साहब आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड द इनवर्स, यू ऑल नो, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब देखो आधी से ज्यादा चीजें आप निकाल चुके होंगे यहाँ तक आते आते, जैसे आपने कंसिस्टेंसी चेक करी होगी तो आपने डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला होगा, और मान लो वो जीरो निकला होगा, तो 1/, अब आप सोचो सर 1/0 कैसे करूंगा, अरे बेटा तो अगर वो जीरो निकला होगा तो यूनिक वैसे भी नहीं होगा, और यूनिक होगा ही नहीं तो आपको सोल्व ही नहीं करना, वो यूनिक है तभी तो सोल्व करोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आप निकाल चुके रहे होंगे, बस आपको ये काम करना है कि इसको अब बी से मल्टीप्लाई करने का काम आप, और ये भी कर चुके होंगे, ये भी तो कर चुके होंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ नहीं, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में क्यों किया होगा, यूनिक सॉल्यूशन में नहीं किया होगा ना वो, तो अगर एडजॉइंट यानी कि कुल मिला के एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी हर बार निकालना है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी अपन ने चार्ट बनाया तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और इनटू बी भी करना है, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी करना तो पड़ा, और इन केस वही 0 आ जाता तो फिर आप अगली कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये काम करते हैं। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी तो हर बार करना है, एडजॉइंट, तो ए इनवर्स निकालने के लिए भी तो यही करना है। देखो मेरी बात सुनो, अभी भी नहीं समझो, आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाला, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 निकला दैट देन यू कम टू द कंक्लूजन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल है तो सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, x इक्वल टू ए इनवर्स बी चाहिए। ए इनवर्स कैसे निकलता है, इंटू इंटू, तो कुल मिला के एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना पड़ा, करना पड़ा, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, यस। अगर ये 0 निकलेगा तो आप कहोगे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर कौन सा है वो बताओ, और कौन सा है वो बताने के लिए भी तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना पड़ेगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ओके ठीक है ना।
ये मैं कह रहा था आपको। और अब आपका ये टॉपिक खत्म होता है। एक्सरसाइज हम कल करेंगे, वैसे तो एक एग्जांपल कर लें क्या? हम्म, ताकि जो भी सीखा, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो गया, कंसिस्टेंसी वगैरह सब कुछ। एक ही एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कंसिस्टेंसी भी चेक करना सीख लें हम। और अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी बेटा इसमें, है ना? कंसिस्टेंसी चेक करो 1 to 6, फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर दो, और फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है इसको, है ना? और फिर उसके बाद फिर आपका एक वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो अब एक काम करते हैं, कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन निकले, ताकि उसको सॉल्व भी कर लें, मतलब एक ही सॉल्यूशन चीज में तो सॉल्व करने के लिए कह रहा है ना। चलो हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये वाला कर लेते हैं, एग्जाम्पल 28 कर लेते हैं बेटा, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ, शॉर्ट में करेंगे, ठीक है? जस्ट टू ग्रैब व्हाट वी लर्न, भाई फ्रेश रहे जो भी माइंड में आज सीखा है ना। ऐसे ना हो कि कल जब एक्सरसाइज शुरू करें तो पूरा ब्लैंक रहे। एक क्वेश्चन किया हुआ होता है तो ताजा रहती है चीजें। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले कुछ भी हो जाए डिटरमिनेंट निकलता है, आपको पता है। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, बोलो? 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो मस्ट है, चाहे कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन हो चाहे सॉल्व करने का क्वेश्चन। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ही कर देते हैं अपन, बेसिक मेथड है। 3 1 2 जा 2, -3 1 जा 3, मतलब -3 इंटू -1 3। फिर माइनस, और इधर भी माइनस है तो +2, ये गया ये गया। 2 2 जा 4, -4 इंटू -1 -4, यानी 4 + 4। और लास्ट में +3 इंटू, ये गया ये गया, 2 इंटू -3 -6 -4 ओके। सो 3 -3, 8 2 जा 16, -10 इंटू 3 -30। सो वी विल गेट -33 में से 16 या तो -17, सही किया। 16 में से 3 गए 13, 13 ठीक है। विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंक्लूजन यहां तक निकला। अगर कंसिस्टेंसी चेक करने की बात होती तो यूनिक सॉल्यूशन कंक्लूजन निकल जाता, प्रोसेस स्टॉप हो जाता, ठीक है? अब कोई कहे कि भाई साहब यूनिक है तो निकाल के बताओ, क्योंकि आपने कहा है कि यूनिक होता है तो ही निकलता है, वैसे तो निकलता भी नहीं है, तो निकाल दो। तो उसके लिए भाई साहब आपको अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है। तो बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कुल मिला के तीनों मैट्रिसेस चाहिए ना। तो अब तीनों मैट्रिसेस फटाफट से देख लो। ए मैट्रिक्स ये हो गई, तो बी मैट्रिक्स क्या होगी? बी मैट्रिक्स विल बी ए 3 by 1 मैट्रिक्स, 8 1 4। एंड एक्स मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई से। फाइन। अब क्या नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर से, ठीक है। तो देखो 3 के हिसाब से अब डायरेक्ट करेंगे अपन ना। 3 के हिसाब से तो ये 2 - 3 आएगा, -1। और अरेंजमेंट ऐसे करना है ना। और -2 के हिसाब से क्या आएगा? 4 + 4 8, यस -8 आएगा, क्योंकि साइन भी तो लेगा, ठीक है। और 3 के हिसाब से क्या आएगा? -10। फाइन। तो एक रो के हिसाब से तो कर लिया, सेकंड रो के हिसाब से चलो। 2 के हिसाब से क्या आएगा? ये गया, और इसकी पोजीशन ऑर्डर याद रखना, ये गया ये गया। -2 इंटू 2 -4, -4 + 9, -4 + 9, -4 + 5, और 5 का उल्टा -5। फिर से देखो फिर से देखो, ये गया ये गया। -4 और -3 इंटू 3 -9, तो +9, 9 - 4 इज 5, और पोजीशन ऑर्ड है तो -5। ओके फाइन। चलो बीच वाले पे चलते हैं, इसकी पोजीशन इवन याद रखना। 3 2 जा 6, खुशी पार्टिसिपेट हियर। 3 2 जा 6, -3 4 जा 12, व्हाट इज 6 - 12? और पोजीशन इवन है तो वी विल नॉट चेंज द साइन। -1 के हिसाब से चलो, इसकी पोजीशन ऑर्डर विल चेंज द साइन। ये क्या गया? 3 इंटू -3 इज -9, -4 इंटू -2 इज -8, so we'll get +8, -9 + 8 is -1, and position order so we'll change the sign, we will get 1. Is this clear? Okay, let's move to the last row. Last row 4, ये गया ये गया। -2 इंटू -1 2, -3
विल गेट -1 एंड विल नॉट चेंज द साइन, -1 का -1 ही रहेगा। -3 में साइन चेंज करना, ये गया ये गया, -3 -6, -3 is -9 एंड विल चेंज द साइन, तो विल गेट 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका साइन भी चेंज नहीं होगा, 3 बन जाए 3 -4, 3 + 4 is 7 and will not change the sign, so we will have adjoint of A like this, और B ऊपर गिवन ही है। next step is to find adjoint of A into B, adjoint of A into B, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, सीधे कर दें, 3/1 मैट्रिक्स आने वाली है, हमको पता है आने वाली है ना, ओके। तो दिस रो एंड दिस कॉलम, ठीक है, करो, -8 -5 -13 -4 -17, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -64 -6 यानी -70 -70 और 36, -70 और 36, -34 -70 और 36, -34, -70 + 36 is -30, 34, 70 का आधा 35 होता है, आप 36 ले रहे हो तो एक कम दे दो, 34, ठीक है, ओके। लास्ट -80 + 1 यानी -79, या -1 को बाद में देखेंगे, -80 और 7 4 जा 36, लिख लो, -80 + 1 और 7 4 जा 36, सॉरी 9 4 जा कर रहा हूँ 28, तो 28 + 1 29, 29 माइनस कर दो, इसमें से माइनस करना है, 1 5 माइनस का 51, माइनस का 50। अब कई बच्चे इतना करने के बाद ये XYZ मान लेते हैं, अभी काम नहीं हुआ, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड भी कराना है, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी आ गया। अब हमने मैट्रिक्स इक्वेशन से क्या सीखा था, जो जो अपन ने डेरिवेशन की है वो एग्जाम में लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो दैट x = A इनवर्स b, और अगर थोड़ा सा टाइम हो तो वो 2-3 स्टेप में डेरिवेशन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स पे कर देना, अभी करना, अभी सारे क्वेश्चंस में करना, एग्जाम में डिसाइड करना है कि नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द वेटेज एंड टाइम लेफ्ट। तो A इनवर्स इंटू बी करना है, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास, और डिटरमिनेंट A की भी वैल्यू है। डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या है, 1/-17, और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जो मैट्रिक्स है वो ये रही, -17 -34 -51, तो माइनस से माइनस खत्म, 1 माइनस से माइनस खत्म, 2 माइनस, सो x = 1, y = 2, z = 2, ठीक है। फाइनल आंसर मैच कर लेते हैं हम, तो x = 1, y = 2 एंड z = 3। ये का यही काम कल पूरी एक्सरसाइज में करेंगे बेटा, ठीक है। तो होमवर्क भी ज्यादा दूंगा मैं, क्योंकि अब बचा तो कुछ नहीं ना, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, तो मैं ट्राई करूंगा कल की क्लास में एक्सरसाइज कवर हो, उस पर्पज से मैं आपको कहूंगा कि आप क्वेश्चंस घर से ट्राई करके आए, और खुद ही कह देंगे सर ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत है, यही करा दो, तो वही कर देंगे, और एक्सरसाइज कल के कल ही खत्म कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।